मैं वाल्मीकि पांडे, बीए स्कूल जदीपुर। 9 क्लास के छात्रों के लिए आज मैं क्षितिज भाग 1 का पहला पाठ 2 बैलों की कथा को आरंभ कर रहा हूं। 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक प्रेमचंद की रचना है, जो यहाँ अंकित है। पाठ को पूर्णतः समझने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, सबसे पहले यह जान लेना अति आवश्यक है। पाठ को इस तरह हम भली भांति समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय, उसके बाद लेखक का रचना परिचय, लेखक की साहित्यिक विशेषताएं, लेखक की भाषा शैली और शीर्षक परिचय, यह हमें जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि उसकी भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है, वह साहित्य किन विषय बिंदु पर रचना करता है, तब तक हमें उसके लेखन का पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा कि उसका उद्देश्य क्या है, वह हम छात्रों को क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है और किस विषय बिंदु के लिए हमें अपने अंतःकरण में बैठाना चाहता है। तो यह है, इसमें जो कठिन शब्द हैं इन्हें आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देख लेंगे और उसके अर्थ को समझ लेंगे। अगर इस कठिन शब्दों का अर्थ नहीं आएगा तो हो सकता है उसका भावार्थ भी आपको न समझ में आए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कवि पर लेखक परिचय। लेखक परिचय या पद में कवि परिचय जानना अति आवश्यक होता है। तो हम लेखक परिचय में प्रेमचंद हैं क्या? प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनके बचपन का नाम नवाब राय था और उनको धनपत राय भी लोग कहते थे। पहली कृति वे नवाब राय के नाम से किए हैं। पिता का बचपन में ही देहावसान हो जाने के कारण परिवार का संपूर्ण उत्तरदायित्व इनके कंधे पर आ गया। परिणामस्वरूप 10वीं कक्षा पास करते ही इन्हें प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त होना पड़ा। ये अध्यापन करने लगे। अध्यापन के कार्यकाल अपने पढ़ाई को भी करते रहे और स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त होना पड़ा। उनकी नियुक्ति हो गई, परंतु इस पद पर बहुत अधिक दिन तक कार्य नहीं कर सके। महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिए।
और स्वतंत्र लेखन के लिए समर्पित हो गए। इनका देहावसान 1936 में हो गया। उस समय हमारा देश अभी परतंत्र था। उस परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े हुए भारतीयों को वे कुछ संदेश देना चाहते थे, उनको इस गुलामी के फंदे से निकालना चाहते थे और इसी पर उन्होंने साहित्य की रचना की। उस समय भारतीय समाज में कुछ दोष, संकोच और कुरीतियां भरी पड़ी हुई थी, इसलिए ये अपने साहित्य के विषय को कैसे रचना में डालना चाहा, यह हम अब बताते हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है? प्रेमचंद ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने साहित्य का मुख्य विषय बनाया। इनके लेखन में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के स्वर गूंज रहे थे, जिसको देखकर अंग्रेज क्रोधित हुए और इनकी पहली कृति जो उर्दू में लिखा गया था, सोजे वतन, को जब्त कर लिया। उस समय ये नवाब राय के नाम से रचना किए थे। अब नवाब राय का नाम अपना बदलकर इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद कर लिया। उसके बाद एक रचना और आरंभ की। इनके उपन्यास 11 हैं, जिनमें कुछ को मैं बता देता हूं। सेवाश्रम, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी कहानियां लगभग 350 से अधिक हैं, जिनको मानसरोवर नामक पुस्तक में 8 भाग में संकलित किया गया है। एक उपन्यास और कहानी ही नहीं लिखते, एक नाटक भी लिखे हैं। इनके नाटक हैं करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। एक निबंध भी लिखे हैं। विविध प्रसंग और कुछ बातें में निबंध संकलित है। इनकी भाषा जनसाधारण की साहित्य है। इनकी भाषा सरल, सुबोध, मुहावरेदार और व्यवहारिक शब्दों से युक्त है। लोक भाषा में इन्होंने साहित्य सृजन किया है। दीनहीन किसानों, ग्रामीणों, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण इन्होंने अपने लेखन में किया है। किसानों की समस्याओं, ऋणग्रस्तता, अशिक्षा के अलावा समाज में व्याप्त बुराइयों को भी इन्होंने अपने साहित्य का प्रभावशाली विषय बिंदु बनाया है। जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, छुआछूत,
बेमेल, बहुविवाह, ऊंच नीच जैसे कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी। उन कुरीतियों से एक भारतीय समाज को मुक्त करना चाहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे देश के साधु, सन्यासी, किसान, व्यापारी सभी लोग एक दूसरे से कंधे मिलाकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से राष्ट्र को जगा रहे थे, राष्ट्र में अलग जगा रहे थे, राष्ट्रीय चेतना को सचेत कर रहे थे। तो इन्होंने अपने स्वतंत्र लेखन से क्या किया, अब यह हम बता रहे हैं। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद के श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इसके माध्यम से किसान समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। इनकी इस कथा में पात्र हैं झूरी काछी, जो एक किसान है। इनके दो बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है। हीरा और मोती सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आजादी पाने के लिए बार बार संघर्ष करते हैं। सहजता से जहां स्वतंत्रता नहीं मिलती है उसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी संघर्ष में पीछे नहीं हटते हैं, अपना साहस नहीं छोड़ते हैं और अंततोगत्वा वे उस आजादी को पा लेते हैं। इसके माध्यम से इस प्रकार से यह कहानी परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। अब हम चलते हैं शीर्षक के उन अनुच्छेदों पर। प्रथम स्थिति में हम यह बता देना चाहते हैं छात्रों को कि यह कहानी 5 भाग में विभाजित है। पहले भाग में लेखक क्या बताना चाहता है? पहले भाग में लेखक यह बताना चाह रहा है कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर कैसा संकोच है और हमारे अंदर क्या कमियां हैं, जिस कमी के कारण वे अंग्रेज हमें मूर्ख समझते हैं, असभ्य समझते हैं। उसी को दर्शाने के लिए इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जानवरों में पगले दर्जे का मूर्ख किसे कहा जाता है? तो गधे को कहा जाता है। जब हमें किसी को मूर्ख की उपाधि देनी होती है तो उसे हम गधा कहते हैं। दूसरे दर्जे का जो मूर्ख है उसे हम बैल कहते हैं। क्या यह सच है कि बैल मूर्ख होते हैं? उसी बैल को इन्होंने अपना पात्र बनाया और यह दिखाया कि नहीं, वे बैल मूर्ख नहीं हैं। उनके अंदर तो उन ऋषि मुनियों के गुण भरे पड़े हुए हैं, जिस गुण के कारण वे ऋषि मुनि समाज में आदर पाते हैं। लेकिन उस सौंदर्य को, उस अच्छाई को, उस गुणवत्ता को संसार के कुछ ऐसे अहंकारी व्यक्ति उन्हें मूर्ख समझ बैठते हैं। तो वे हीरा और मोती
दो उनके बैल हैं, वे पछाई जाति के हैं, उच्च कोटि के उनका नस्ल है। पछाई एक नस्ल है। ऊंचे ढील डौल के हैं, आकर्षक हैं, स्वामी भक्त हैं और काम करने में चौकस हैं। वे अपने स्वामी का इतना मनोयोग से कार्य करते हैं कि अपने स्वामी का मन जीत लेते हैं। बिना उनके दबाव डाले ही वे उनका काम पूरा कर देते हैं। झूरी तो उनके ऊपर कभी छड़ी उठाया ही नहीं। वे तो केवल इशारा करते हैं, मुंह से उन्हें पुचकारते हैं और उस पुचकार पर ही वे बैल अपने खेतों में उड़ने लगते हैं और अधिक से अधिक काम करके दिखाना चाहते हैं। हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। वे घनिष्ठ मित्र थे। वे एक दूसरे के काम के समय यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक बोझ उनका मित्र का मेरे ऊपर आ पड़े और हमारा मित्र खुशहाल रहे। इसके लिए वे प्रयास यही करते हैं कि उनका बोझ वे अधिक से अधिक ले लें। वे जब अपने थान पर आते हैं, अपने गौशाला में आते हैं, तो एक साथ नाद में मुंह डालते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ मुंह निकालते हैं, एक साथ पागुल करते हैं, एक साथ बैठते हैं। अर्थात ऐसा जान पड़ता है कि वे दो हैं, लेकिन एक आत्मा दो देह के रूप में वे दिखाई पड़ते हैं। वे आपस में विरोध में कभी कभी सिंह भी मिला लिया करते हैं, लेकिन सिंह मिलाते समय उनमें वैर भाव नहीं जगता है। वे तो मनोविनोद के लिए करते हैं। इन बैलों के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? इन बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आते हैं उसे मैं बताता हूं। वे सच्चे मित्र थे। उनके अंतःकरण में स्वार्थ की भावना नहीं थी, परमार्थी थे, निस्वार्थ कार्य करते थे। वे धर्म परायण थे। स्त्री जाति के प्रति उनके मन में सम्मान था, स्वतंत्र प्रियता उनकी। मैं वाल्मीकि पांडे, डीएवी स्कूल जदपुर हिंदी शिक्षक। पुनः इस कालांश में मैं पूरे शीर्षक की कहानी को अब आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि अब यह कहानी क्या है और कैसे हुई है। इन सारे पात्रों के साथ अब बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। झूरीकाक्षी किसान है और वह किसान के दो बैल हीरा और मोती हैं और उन्हीं के साथ अब कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन उसके पहले हम यह चाहते हैं कि इसमें कुछ पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें, जिससे कि आपको पढ़ने में या समझने में पाठ को कोई परेशानी न हो। पगहिया एक देशज भाषा है। बैलों को बांधने की रस्सी, जिसमें पशु बांधे जाते हैं, उस रस्सी का नाम पगहिया उन्होंने दिया है। दूसरा वाणी, वाणी अर्थात आवाज। आवाज चाकरी,
अर्थात नौकरी, कबूल स्वीकार, जालिम निर्दयी, ये जालिम उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, निर्दयी। चरनी, चरनी देशज शब्द है जिसका अर्थ होता है चारा खाने का पात्र। गराव, जो पशुओं के गले में फंदेदार रस्सी बनाई जाती है फंदा लगाने के लिए, उसको गले में बांधने के लिए, उसे हम कहते हैं गराव। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। समर्थन करना अर्थात पुष्टि करना, प्रतिवाद करना, विरोध में तर्क देना, आक्षेप माने आरोप, ताकीद अर्थात चेतावनी। ऐसे ही प्रेमचंद की साहित्य मुहावरेदार है। वे मुहावरों के पुट दे दे करके अपनी कहानी को वे प्रवाहमयी बना दिए हैं, व्यवहारिक बना दिए हैं, जिससे उनकी कहानी सजीव और सचित्र हो उठती है। तो आइए देखिए, गम खाना, कष्ट को चुपचाप सहना, इसका अर्थ होता है। गम खाना एक मुहावरा है, एक पाठ में आए हुए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात भरपूर जवाब देना या जोरदार जवाब देना। दांतों पसीना आ जाना, बहुत अधिक श्रम भार पड़ना। चौथा है कसर न उठा रखना, भरपूर कोशिश करना, दिल भारी होना, बहुत दुखी होना, मजा चखाना, बदला ले लेना, आंखें न उठाना, देखने की कोशिश न करना। इस तरह के मुहावरे पाठ में आए हुए हैं। इन मुहावरों को छांटकर अभ्यास पुस्तिका पर इसका अभ्यास करें और एक एक मुहावरे से दो दो वाक्य सार्थक बनाने का प्रयास करें, जिससे आपकी भाषा प्रवाहमयी हो, आपकी भाषा लक्ष्यदार हो और आपको वाक्य बनाने में, वाक्य विन्यास करने में कोई परेशानी न उठानी पड़े, जिससे आपका लेख या आपका उत्तर माने एक अर्थ भरा हो और आकर्षक बन सके। अब हम चलते हैं पाठ। या तो पहले ही हम बता चुके हैं कि यह परोक्ष रूप से यह कहानी परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन की कहानी की भावना से जुड़ी हुई है। अब हम पूरी कहानी को आगे लेकर बढ़ते हैं। यह कहानी 5 खंडों में विभाजित है। 2 वर्णों की कथा को लेखक ने 5 भाग में बांटकर अलग अलग भाग में व्यक्त किया है। पहले भाग में यह बताने का प्रयास किया है लेखक कि पाठक या श्रोता ये हमें बताएं क्या सहनशील होना क्या दोष है, उनके अवगुण हैं, किसी बात को गम खाना अर्थात सह लेना क्या उनका दोष है, क्या ऐसे व्यक्ति को या ऐसे जीव को क्या मूर्ख कहा जाना उचित है, क्योंकि जानवरों में सबसे अधिक मूर्ख गधे को कहा जाता है। अर्थात गधे को
महामूर्ख मानते हैं संसार के लोग। जानवरों में गधा सबसे मूर्ख जाना जाता है। जानवरों में दूसरे दर्जे का मूर्ख बैल को कहा जाता है। लेखक अपनी कहानी में उन्हीं दो बैलों को कहता है, नहीं वे महामूर्ख नहीं हैं, वे दूसरे दर्जे का नहीं हैं, वे चतुर हैं और सभ्य हैं, वे सम्माननीय हैं, ये बताने का प्रयास लेखक किया है। तो सबसे पहले झूरी काछी के जो बैल हैं हीरा और मोती, वे बड़े स्वामी भक्त हैं, अपने स्वामी का मनोयोग से कार्य करते हैं। उनके इशारे पर वे खेत में दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, साहसपूर्ण काम करते हैं और अधिक से अधिक काम करने के लिए अपनी क्षमता दिखाते हैं। झूरी भी उन बैलों से काफी प्यार करता है, उनके खाने पीने का भरपूर इंतजाम रखता है, उन्हें खरी चोकर भूसी सब कुछ देता है और उनका आदर भी करता है, उनके साथ का प्यार भी करता है, उनके पीठों को थपथपाता है, उनको प्यार में गले मिलता है। यह अपने हाव भाव से उनको अपना प्रेम दर्शाता है। अब वे बड़े मजे से अपने स्वामी के यहाँ दिन व्यतीत कर रहे हैं। इसी बीच एक दिन की बात है कि गया झूरी का साला, झूरी के दो साले हैं, एक का नाम बड़े का गया है और दूसरे का नाम भैरव है। भैरव की दो शादी है, पहली पत्नी मर चुकी हुई होती है, उस पत्नी से एक बालिका है, उसका नाम कहानी में व्यक्त नहीं किया गया है। वह खेती पिछड़ जाने के कारण अपनी खेती को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वह अपने बहनोई झूरी के पास आता है और बैलों को ले जाने की अनुमति मांगता है। खुशी खुशी झूरी उन बैलों को ले जाने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि इनकी खेती तो हो गई थी, अब बैल खाली ही थे, या कुछ काम भी रहा होगा तो पाछे भी हो सकता है, ऐसा समझ करके झूरी बैलों को ले जाने की अनुमति दे देते हैं। गया उनको पगहा पकड़ करके ले जाना चाहता है। जब वह पगहा लेकर आगे खींचता है तो बैल पीछे जोर लगाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जब पीछे से हटता है तो वह अगल बगल में भागते हैं। अर्थात वे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ रहा था कि हम तो अपने स्वामी का काम मनोयोग से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं, तो किस दोष के कारण हम लोगों को अन्य के हाथों बेच दिया गया। अगर काम नहीं उनका पूरा होता था तो और भी हम लोगों से काम ले लेते। ये किया जाने कि बेचे जा रहे हैं हम लोग या एक रिश्तेदारी में जा रहे हैं, रिश्तेदारी के भाव तो वे नहीं जान सके। जिस किसी तरह परेशान करते हुए रास्ते में बहुत परेशानी गया को झेलनी पड़ी, जैसे तैसे वे अपने घर लेकर के पहुंचता है और वह पहुंचने के बाद उन्हें गौशाला में बांध देता है, चारा डाल देता है और डालने के बाद वह सब आराम करने, खा पी करके आराम करने लगते हैं। लेकिन इन वालों को वह जगह अच्छा लगा, न वहां के लोग अच्छे लगे, सब क्योंकि अपरिचित थे, उनसे कोई प्यार नहीं था, उनसे कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन दोनों बैलों का मन नहीं लगा। उनके आंखों में विद्रोह की भावना झलकने लगी। वे आपस में बात किए, इशारा इशारा में, मुख भाषा में बात करके वे जोर लगाकर
रस्सी को तोड़ दिए और तोड़ करके भाग निकले। वे भागते भागते अपने स्वामी के घर चले आए। अपने जहां बांधे जाते थे वहां जाकर वे खड़े हो गए। सुबह हुआ। झूरी जब घर से निकलकर अपने गौशाला की ओर बढ़ता है तो देखता है उसमें हमारे बैल हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो गया ले गया था, ये कैसे यहाँ आ गए। जब आगे बढ़ता है, उनके निकट पहुंचता है तो यह देखता है कि उनके गले में गराम है, अर्थात वह फंदेदार रस्सी नीचे के तो टूट गई थी और गले में जो बांधने वाली रस्सी है वह उनके गले में ही पड़ी हुई थी। उनके गले में मात्र गराम है, नीचे का भाग नहीं है। उनके पैर कीचड़ में सड़े हुए हैं, आंखों में विद्रोह झलक रहा है। ऐसे भाव को देखकर झूरी को समझते देर नहीं लगा कि निश्चित गया इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। यह बात उनकी पत्नी भी समझ जाती है। सुनती है तो वह इन बैलों पर बिगड़ जाती है, क्रोधित होती है और क्रोध में वह इन्हें नमक हराम कहती है कि ये नमक हराम है, काम करना नहीं चाहते, कामचोर हैं। लेकिन झूरी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है नहीं, हमारे बैल ऐसे नहीं हैं, वे तो बड़े ही ईमानदार हैं, बड़े मनोयोग से काम करते हैं। यहाँ तक कि मुझे तो छड़ी भी नहीं उठानी पड़ती है, केवल मुंह से पुचकार देने पर ही ये खेतों में उड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति को दर्शाकर लेखक यह भाव बताना चाहता है कि वे एक सामान्य व्यक्तित्व का बोध कराने वाले जानवर हैं, परंतु उनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। वे मनुष्य से ज्यादा ज्ञान अपने अंतःकरण में छिपाए बैठे हुए हैं। इसे हम पशु कहते हैं। लेकिन वे पशुता से भरे नहीं हुए हैं, भले हम उसे पशु माने। यह दर्शाते हुए वे बैल दोनों एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनमें गहरी मित्रता है और वे जब खाने के लिए उन्हें व्यवस्था करते हैं, करने के लिए नौकर को आदेश देते हैं तो गुस्सा में आकर उनकी पत्नी कहती है नहीं, इन्हें खाली चोकर भूसी कुछ नहीं डाला जाएगा, सूखा भूसा डाल दिया जाए। झूरी के कहने पर भी नौकर ने उन्हें खाली चूनी भूसी नहीं डाला। फिर दूसरे दिन गया आधमुकता है। इस बार वह पगहे पकड़कर नहीं, रस्सी में पकड़कर नहीं, बल्कि उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाना चाहता है, क्योंकि अगले बार उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। वह जब गाड़ी में जोत कर लेकर चलता है तो पुनः मोती के हृदय में क्रोध उमड़ पड़ता है। वे गुस्से में आकर गाड़ी को गड्ढे में गिराना चाहता है, परंतु हीरा बड़ा सहनशील है, सहिष्णु है। वह गाड़ी को संभाल लेता है और उसे इशारा करता है नहीं भाई, यह हमारा धर्म नहीं है। अपने धर्म की दुहाई, अपने धर्म के प्रति सजग हमेशा वह मोती को किया करता है। मोती भी उग्र है, लेकिन वह दयालु है। अब इसके बाद वह दूसरे दिन अपने घर ले जाकर उन्हें रूखा सूखा भूसा डाल देता है और रूखा सूखा भूसा डालने के बाद दूसरे दिन वह पुनः ले जाकर हल में जोतता है। हल में जोतने पर वे हीरा मोती दोनों पैर आगे नहीं बढ़ाते हैं।
इस पर क्रोधित होकर गया उन हीरा के नाकों पर डंडा बरसाना लगता है। ऐसे आहत देखकर अपने मित्र को उससे मोती से रहा नहीं जाता है और मोती क्रोध में आकर, आवेश में आकर वह हल को लेकर भागता है और हल को लेकर भागने के कारण हल, जुआ, जोत सब टूट जाते हैं। वह भागना चाहते हैं लेकिन उनके गले में पहले से ही गया बड़ी बड़ी रस्सी बांध रखा है और जिसके कारण वह हीरा कहता है नहीं, भागना मुमकिन नहीं है, भाग नहीं हम सकते, भागने में सफलता हमें नहीं मिलेगी, इसलिए भागना बेकार है। वह कहता है कि अगर हमें ये मारेंगे तो मैं भी एक दो लोगों को गिरा दूंगा। हीरा कहता है नहीं भाई, ये हमारे जाति का धर्म नहीं है, हमारी जाति में ऐसा करना अपराध है। तो वह शांत होता है और पुनः इसी तरह प्रतिदिन दिनचर्या होने लगती है और लास्ट में वह अपने खेती को करता है और अपने उनके घर में रूखे सूखे खाकर भागने के लिए, वहां से गुलामी के शिकंजे से अलग होने के लिए वह प्रतिदिन प्रयास करते हैं। भैरव की बेटी उन्हें प्रतिदिन 2 रोटियां दे दी जाती है और देने के बाद उनको मन को तो कुछ शांति मिल जाती है, उनको एक प्रेम मिल जाता है। भूख तो नहीं मिलती है लेकिन उनका प्रेम से मन भर जाता है। उस बालिका की माँ, सौतेली माँ को वह मारना चाहते हैं लेकिन हीरा कहता है नहीं, स्त्री जाति पर सिंह चलाना मना है। ठीक है, हम यहाँ 2 खंड को आज पढ़ा दिए, अगले खंड को हम अगले घंटी में पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग इस पाठ में आए हुए जो दिए गए बोर्ड पर हैं उसे आप अभ्यास पुस्तिका पर लिखें और उसका प्रयोग वाक्य में करने का प्रयास करें। धन्यवाद।